गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सोल्यूट के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स थे हमने सब सॉल्व कर लिए थे, है ना। तो हमने लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ लिया था और इसमें फॉर्मूला हमने यूज करना सीखा था पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, है ना, फाइनल वेपर प्रेशर निकालने के लिए। तो लास्ट क्लास में तो हमने ये चीजें सीख ली हैं। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कुछ प्रैक्टिस किए थे, जस्ट आप एक बार फॉर्मूले से गो थ्रू हो जाए। फॉर्मूला हमको आना चाहिए, ठीक है ना। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कल काफी क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस किए थे। और ये ग्राफ मैंने बताया था, है ना। ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन इस तरीके का दिखाई देता है हमें, है ना। टोटल प्रेशर का जो ग्राफ आता है ये भी हमने कर लिया। उसके बाद न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम ऑन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट के ऊपर काफी न्यूमेरिकल्स हमने देखे थे कल के क्लास में। तो आज की क्लास में मैं नया टॉपिक शुरू करता हूँ। नया टॉपिक मतलब वो इसी से रिलेटेड है, लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन से रिलेटेड है। और वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है किसके अंदर, वेपर फेज में। अभी तक जो हमने सीखा था, नेक्स्ट हेडिंग आप डाल सकते हैं। नया हेडिंग हम लोग आज डालते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ठीक है ना। और बेसिकली इस टॉपिक को हम लोग बोल सकते हैं राउल्ट्स लॉ वर्सेज डाल्टन्स लॉ, है ना। तो इसको राउल्ट्स लॉ वर्सेज डाल्टन्स लॉ भी बोला जाता है ना। अब क्या मतलब है इसका, ये डिटर्मिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज का क्या मतलब है। तो अगर याद है तो हमने वोलाटाइल लिक्विड ए था अपने पास और वोलाटाइल बी भी था, और जब दोनों को मिक्स किए थे तो ए और बी दोनों के वेपर बन रहे थे ना। तो हमें इस वेपर फेज में उनके मोल फ्रैक्शन का आइडिया लेना है कि वेपर फेज में उनके मोल फ्रैक्शन कितने निकल के आते हैं। तो देखो किस तरीके से करना है, क्या है इसमें। ये भी सिंपल सा ही टॉपिक है, मुश्किल नहीं है कोई ज्यादा। देखिए हम लोग इस तरीके से सॉल्यूशन बनाते हैं किसी कंटेनर के अंदर। सपोज करो ये हमारे लिए सॉल्यूशन है किसका, ए प्लस बी, जिसमें हमारे लिए ए भी वोलाटाइल है और बी भी क्या है, वोलाटाइल है, ठीक है ना। दोनों वोलाटाइल है। तो इसके सरफेस पे किसके मॉलिक्यूल दिखाई देंगे, ए के बी के, फिर ए के बी के, ए बी इस तरीके से। तो मान लो ये ए मॉलिक्यूल है, बड़े वाले कौन से, ए मॉलिक्यूल, और ये बी वाले मॉलिक्यूल है, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। और दोनों चूंकि वोलाटाइल लिक्विड है ना। ये हम लोग ये पढ़ किसके लिए रहे हैं, ये हम लोग लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन पे ही पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक हमारा किसके अंदर आ रहा है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन जो हमने किया था ना, केस सेकंड जो हम लोग लिए थे, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, इसी के लिए हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन मतलब वेपर प्रेशर, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट किस तरीके का है, वोलाटाइल नेचर का है। तो इसमें ए का भी वेपर बनेगा, ए का भी वेपर बनने वाला है और बी का भी वेपर बनने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों वोलाटाइल नेचर के हैं। तो आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर ए के भी वेपर बनने वाले हैं और बी के भी। इस तरीके से मान लो ये ए के वेपर बन गए और ये हमारे बी के वेपर बन गए, ठीक है ना। तो हमें अब इसमें करना क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। वेपर फेज में कितना मोल फ्रैक्शन होता है उसका हमें डिटर्मिनेशन करना है। वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन निकालना है किनका, इस ए का और बी का। तो होता क्या है इसमें, देखो मैंने बताया था पी नॉट ए एंड पी नॉट बी, ये क्या होता है, कांस्टेंट है। ये हमेशा प्रॉब्लम में क्या रहता है, हमें गिवन रहता है। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में हमें कैलकुलेट करवाएगा, तो वैसे क्वेश्चन भी मैंने करवाए, पर ये हमारे लिए हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। पी नॉट ए एंड पी नॉट बी क्या है, कांस्टेंट है, जो कि प्रॉब्लम में क्या होंगे, गिवन होंगे हमारे लिए, ठीक है। और इधर अगर हम देखें इस लाइन के नीचे, तो यहाँ पे हमें केवल क्या दिखाई दे रहा है, लिक्विड है। इसके नीचे क्या रहेगा, लिक्विड। और ऊपर आएंगे तो ऊपर हमें क्या दिखाई दे रहा है, वेपर। नीचे लिक्विड है और ऊपर किस फेज में आ गए, वेपर फेज में। तो हमारा काम ये है, हमें देखो हम क्वेश्चन में हम लोग एक्स से निकालते थे। एक्स से कैसे निकालते हैं, एक्स से का मतलब क्या होता था हमारे लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। एक्स का मतलब क्या होता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। इसी तरीके से एक्स भी निकालते थे, एक्स बी का मतलब क्या होता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन
लिक्विड फेज, ठीक है ना। एक्स है मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज और एक्स बी का मतलब क्या होता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज। जो हमें नोन होता था, नोन कह रहा हूं मैं, नोन का मतलब क्या, आपको मोल्स बता देता था ए का, मोल्स बता देता था बी का, तो उसकी हेल्प से एक्स से निकल जाता था, एक्स भी निकल जाता था। तो ये गिवन नहीं होता, ये हमें नोन होता है, हम निकाल सकते हैं। पी नॉट ए और पी नॉट बी की वैल्यू क्या रहेगी, गिवन रहेगी। अब हम लोग लिक्विड फेज में जब घूमते हैं तो लिक्विड फेज में हम लोग कौन से लॉ को पढ़ते हैं, हम लोग राउल्स लॉ को पढ़ते हैं। लिक्विड फेज में हम लोगों ने कौन सा लॉ लगाया था, राउल्स लॉ। अब जब वेपर फेज में आओगे ना तो इसमें आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है इनका, तो वेपर फेज में हम लोग कौन सा लॉ पढ़ेंगे, डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल है। वेपर फेज में कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, डाल्टन्स लॉ। अब इस वेपर फेज में ये वेपर बनेगा तो ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में आ गया है, सपोज करिए। वेपर फेज में हम लोग किस तरीके से डिनोट करते हैं, वाई ए सिंबल दिया जाएगा, एक वाई ए होगा और दूसरा वाई बी। वाई ए का मतलब क्या है, वाई ए का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। इस ए का वेपर फेज में कितना मोल फ्रैक्शन होगा, और वाई बी का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, ठीक है ना। तो हमारा काम है इसी को कैलकुलेट करना, ये तो हमें नोन रहेगा एक्स से, और ये हमारा काम है कैलकुलेट करना कि वेपर फेज में जाने के बाद उनके आखिर मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, ए का कितना मोल फ्रैक्शन हो जाएगा और बी का कितना मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। यही काम है हमारा इस टॉपिक के अंदर, क्या करना, कैलकुलेट करना। तो पहले तो ये समझ में आए हमें करना क्या है, मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज में ए का और बी का। तो लिक्विड फेज में तो राउल्स लॉ लगा के मोल फ्रैक्शन हमें ये नोन ही रहता है, हमें वाई ए और वाई बी की वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है वेपर फेज में कितना होगा। एक आइडिया जरूर मैं यहाँ पे ये बताऊंगा, जो ज्यादा वोलाटाइल होगा, जैसे पी नॉट ए और पी नॉट बी में से वैल्यू हम लोग जनरली क्या मान के चलते हैं कि ए इज मोर वोलाटाइल देन बी, पी नॉट ए की वैल्यू पी नॉट बी से क्या होगी, बड़ी। तो ये जरूर होगा कि जो ज्यादा वोलाटाइल है उसके ज्यादा वेपर बनेंगे, तो वेपर फेज में उसका मोल फ्रैक्शन भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा, मतलब वाई ए की वैल्यू वाई बी से क्या आएगी, ज्यादा। जो सब्सटेंस ज्यादा वोलाटाइल होता है ना उसका वेपर भी उतना ही ज्यादा बनेगा, तो वेपर फेज में उसका मोल फ्रैक्शन भी क्या आता है, उतना ही ज्यादा आता है। तो कैसे उस मोल फ्रैक्शन को आप कैलकुलेट करेंगे, है ना। जैसे ये एक्स है और एक्स भी आपको पता हो जाता है, लेकिन हमसे वेपर फेज में पूछता है कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है, तो उसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसी को अब इस टॉपिक के अंदर मैं बता रहा हूँ क्या करना हमें। अगर हम लोग चले यहाँ से, देखो किस तरीके से, अगर राउल्स लॉ की बात करें, अगर हम लोग सबसे पहले राउल्स लॉ को देख लेते हैं, तो राउल्स लॉ हमें क्या कहता है, राउल्स लॉ के हिसाब से जो टोटल प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर जो यहाँ पे बनेगा वेपर के थ्रू, वो टोटल प्रेशर को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये टोटल प्रेशर पी जो होता है ये किसके बराबर आता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अच्छा, सबसे पहली बात कि हम लोगों ने पिछले वाले केस में जो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन है ना, ये सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन एक था अपने पास, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर हम लोगों ने वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन का कैलकुलेशन नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, क्योंकि जब सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर होता क्या है, उसके अंदर तो केवल एक का ही वेपर बनता है ना। देखिए सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में केवल वेपर किसका बनता है, एक का ही बनता है। देखो यहाँ जैसे सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन ये था ना, इसमें सॉलिड सॉल्यूट को डाला जा रहा था, तो इसमें तो केवल ए का वेपर बना है ना, तो इसका मोल फ्रैक्शन का मीनिंग कोई है ही नहीं, क्योंकि इसका तो मोल फ्रैक्शन पूरा कंप्लीटली ए है। लेकिन इस टॉपिक के अंदर हमें इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा लिक्विड इन लिक्विड, क्योंकि यहाँ ए का भी वेपर बना है और बी का भी वेपर बना है, तो इसीलिए हमें इसमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। जबकि प्रीवियस केस की बात करें जिसमें सॉलिड सोल्यूट होता था, नॉन वोलाटाइल इसमें डालते थे, उसमें हम लोगों ने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा था अलग से। क्यों नहीं पढ़ा था, क्योंकि उसके अंदर तो केवल ए का वेपर बन रहा था ना। तो पहले तो ये चीज एक दिमाग में क्लियर रहे हमारे, क्यों हम लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो राउल्स लॉ के हिसाब से टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये हमारा टोटल प्रेशर का फॉर्मूला है। अब हम लोग देखो डाल्टन्स लॉ को अप्लाई करते हैं कैसे, डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ के हिसाब से अगर डाल्टन्स लॉ हमने पढ़ा है, उसके अंदर हमने एक टर्म पढ़ा था पार्शियल प्रेशर, और हमने पढ़ा था पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू किसके बराबर होता था, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ये सबने पढ़ा है फॉर्मूला, है ना। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो ये जो टोटल प्रेशर पी आता है ये बेसिकली क्या था, पी नॉट
पी नॉट कह रहा हूँ, पी ए प्लस पी बी, और जहाँ पे पी ए क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ ए, और पीबी का मतलब क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ बी। और पी ए की वैल्यू किसके बराबर आती थी, पी नॉट ए एक्स ए, और पीबी की वैल्यू किसके बराबर आती है, पी नॉट बी एक्स बी। तो ये जो टोटल प्रेशर यहाँ पे डेवलप हुआ है, अगर इसको मैं लेकर चलूँ डाल्टन्स लॉ को, डाल्टन्स लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, वेपर फेज में एप्लीकेबल होगा। तो अगर मैं वेपर ए की बात करूँ, वेपर ए के ऊपर लगा देते हैं डाल्टन्स लॉ को। तो अगर वेपर ए के ऊपर डाल्टन्स लॉ को अप्लाई करोगे, तो वेपर ए के ऊपर अगर डाल्टन्स लॉ को हम लोग लगाते हैं तो क्या लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को किससे डिनोट करेंगे, पी ए से, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो वेपर फेज में होगा, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, उसके वेपर फेज में हमने कितना माना है, मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में वाई है, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, तो यही प्रेशर होगा जो टोटल वेपर की वजह से डेवलप हुआ होगा, तो वो किसके बराबर होगा, कैपिटल पी। तो क्या यहाँ से हम लोग वाई ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं, वाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन पी ए अपॉन पी। और क्या पी की वैल्यू हमें मालूम है, पी ए क्या होता है, पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। पीए का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। देखो पीए का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था ना, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, और वो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से किसके बराबर आता है, पी नॉट ए एक्स ए के बराबर आता है। ये पीए किसके बराबर आता है, पी नॉट ए एक्स ए। तो यहाँ पे क्या पी नॉट ए एक्स ए लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई पी। तो देखो हमें फॉर्मूला मिल गया, वाई ए हमें निकालना है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ए का, तो किसके बराबर आएगा, पी नॉट ए एक्स ए डिवाइडेड बाई पी। पी नॉट ए की वैल्यू हमें गिवन ही रहेगी, एक्स ए की वैल्यू मैंने बता दिया, हमें नोन पता चल जाएगी, और टोटल प्रेशर तो हम लोग कल फॉर्मूला जो सीखे थे उससे निकाल ही सकते हैं। तो इस तरीके से ए का वेपर प्रेशर निकल जाएगा। इसी तरीके से वेपर बी की बात करते हैं, बी का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, तो बी का मोल फ्रैक्शन के लिए क्या लगा दे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, वो कितना है, वाई बी माना है हमने, इनटू टोटल प्रेशर कितना पी, तो वाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई बी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे लिए, वाई बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी बी अपॉन पी, और पी बी का मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन, तो किसके बराबर था, पी नॉट बी एक्स बी डिवाइडेड बाई पी। तो देखो यहाँ से वाई बी भी हमारे लिए कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता ही है एक्स से प्लस एक्स बी का सम हमेशा किसके बराबर आता है, 1 के। यहाँ भी मोल फ्रैक्शन का सम किसके बराबर आएगा, 1 के। तो इसको भी देख लो कि कैसे करना है हमें। तो क्या हमें वाई ए निकालना आ गया। वाई ए का क्या फॉर्मूला हमने सीखा, वाई ए कभी पूछे वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन की वैल्यू पूछ ले तो क्या फॉर्मूला निकल के आया, तो वाई ए का फॉर्मूला आया अपने पास पी नॉट ए इंटू एक्स ए डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर पी। तो एक फॉर्मूला ये बन गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज निकालना है, पी नॉट ए पता रहेगा, एक्स से निकाल सकते हैं, टोटल प्रेशर इस फॉर्मूले से हम लोगों ने निकाला ही था। वाई भी निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, पी नॉट बी एक्स बी डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर पी। तो ये हमारे पास सेकंड फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और एक और फॉर्मूला मैं देखो यहीं से बना रहा हूँ, है ना, एक और फॉर्मूला। हर प्रॉब्लम में मैंने 3 फॉर्मूले लिए हैं ना, हर सेट में, इसमें भी 3 फॉर्मूले दिखाता हूँ कैसे। देखो एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू 1 के बराबर होती है ना, यहाँ से एक्स ए अगर हमें पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। एक्स ए और एक्स बी का सम किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो अगर मैं यहाँ से पूछूं एक्स ए किसके बराबर होगा, पहले वाले से एक्स ए निकालते हैं, तो एक्स ए इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, क्या इसको वाई ए इंटू पी अपॉन पी नॉट ए लिख सकते हैं, वाई ए इंटू पी अपॉन पी नॉट ए। और यहाँ से एक्स बी अगर पूछूं तो वो किसके बराबर होगा, एक्स बी, क्या इसको वाई बी इंटू पी अपॉन पी नॉट बी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक्स ए प्लस एक्स बी का सम 1 के बराबर है, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे रख देते हैं वाई ए इंटू पी अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी इंटू पी अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल टू किसके बराबर, 1 के। और यहाँ से और थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करें तो इस p को इस साइड में मैं भेज देता हूँ, है ना। तो अगर p को इस साइड भेज दोगे तो क्या इसको 1/p कर दें, ये p देखो यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, दोनों तरफ p से डिवाइड कर देते हैं, तो ये p 1/p हो जाएगा इधर आके, और 1/p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई ए अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट बी। तो देखो एक तीसरा फॉर्मूला ये बन गया अपने पास, ठीक है ना। तो 3 फॉर्मूले हमको इस टॉपिक में भी ध्यान रखना है। कभी भी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज पूछे तो पी नॉट एक्स ए अपॉन पी,
है ना। बेसिकली क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन बराबर क्या पड़ा था, पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होगा, ए की वजह से कितना वेपर में प्रेशर बन रहा होगा, पी नॉट एक से बनेगा, राउल्स लॉ यही तो बताया था। और बी की और वाई बी मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, तो बी की वजह से कितना इसमें प्रेशर डेवलप हो रहा होगा, पी नॉट बी एक्स बी, यही तो बताया था राउल्स लॉ के हिसाब से। और डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर क्या, पी। और ये जो टोटल प्रेशर पी है इन्हीं दोनों के सम के बराबर है, पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ये फॉर्मूले अपने पास आ गए। अब ये फॉर्मूले की जरूरत क्यों है, इस फॉर्मूले को क्यों निकाला हमने, क्योंकि अभी क्या हो सकता है कि हम लोग जैसे एक्स ए और एक्स बी दिया है तो एक्स ए और एक्स बी से टोटल प्रेशर ऐसे निकाल लेते हैं। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में हमको वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन दे दिया, मतलब वाई ए और वाई बी की वैल्यू दे दिया, तो भी तो हमसे टोटल प्रेशर पूछ सकता है। तो अगर वेपर फेज में वाई ए और वाई बी बता दे और हमसे टोटल प्रेशर पूछ ले, तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करके टोटल प्रेशर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। वाई ए दे दिया और वाई बी, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन दे दिया और हमसे टोटल प्रेशर पूछा, तो इस फॉर्मूले को लगा देंगे। ये भी हो सकता है वेपर फेज में हमको मोल फ्रैक्शन देके और लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन को पूछ ले। तो अगर देखो वाई ए की वैल्यू दे दिया, पी नॉट ए पता ही रहेगा, तो वाई ए और वाई बी की हेल्प से टोटल प्रेशर पी निकाल लेंगे। तो पी भी मिल गया, पी नॉट ए पता है, वाई ए पता है, तो यहां से क्या निकाला जा सकता है, एक्स से। मतलब इन्हीं सबको सवालों को आगे पीछे इसमें कर सकता है, इन फॉर्मूलों को। तो समझ गए हम लोग इस टॉपिक को। क्या करना है इसके अंदर, हमें वेपर प्रेशर निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है किसके अंदर, वेपर फेज के अंदर। तो बस इस तरीके से सिंपल से अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला अपने पास निकल के आया, पी नॉट एक्स ए अपॉन पी, पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी। ठीक है, अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल में नेक्स्ट पार्ट में लेता हूं। चलिए, तो अभी हमने डिटर्मिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज का फॉर्मूला देख लिया, राउल्स लॉ वर्सेस डाल्टन्स लॉ के अंदर, कि कभी भी निकालना है तो पी नॉट एक्स अपॉन पी, पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी। और वेपर फेज में अगर मोल फ्रैक्शन दे दिया तो टोटल प्रेशर इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो अब इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स लेते हैं ना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेते हैं, कैसे इसके क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे लगाना है। मान लो क्वेश्चन हमें दे रहा है फॉर टू वोलाटाइल लिक्विड, फॉर टू वोलाटाइल लिक्विड्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, है ना। दो वोलाटाइल लिक्विड को मिक्स किया है, जो आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, उनके बारे में हमें क्या क्या दे रहा है, उसका ए का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर मान लो हमको दिया है कितना, 100 दे दिया, और इसके मोल्स, ए के मोल्स सपोज करिए कि आपको 2 मोल दे दिए, ठीक है ना। और इसी तरीके से पी नॉट बी हमको दे दिया कितना, 150, और हमसे बता दिया कि बी के कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। हमें दोनों का वेपर प्रेशर दे दिया, एक का पी नॉट ए 100 बता दिया प्योर फॉर्म में, बी का बता दिया कितना 150, मोल्स ऑफ ए बता दिया 2 मोल है, मोल्स ऑफ बी बता दिया 3 मोल है। और हमारा क्वेश्चन यही पूछ रहा है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ए और बी का मोल फ्रैक्शन निकालो किसके अंदर, वेपर फेज के अंदर निकालिए, कि वेपर फेज में ए और बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। तो कैसे निकालोगे बताओ, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ए एंड बी का, तो ए और बी का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में चाहिए, तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ए का हमने क्या माना है, वाई ए, तो वाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, क्योंकि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता था, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। देखो फॉर्मूला तो मैंने आपको यहाँ पे निकलवा दिया है ना, किस तरीके से आता है, पर आप लॉजिक से जाओ, क्या मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इक्वल टू क्या, पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर पी ए की वैल्यू क्या हमने पढ़ी है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, है ना। राउल्स लॉ के हिसाब से पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर का मतलब क्या लिखोगे, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, क्योंकि प्रेशर तो टोटल दोनों की वजह से आएगा ना। अब सारी वैल्यूज यहाँ पे पता रहती है, निकल जाता है। देखो एन ए और एन बी पता है, तो इनकी हेल्प से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, एक्स ए और एक्स बी निकाल सकते हैं ना तुरंत। एक्स ए क्या हो जाएगा बताओ, एक्स ए इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, तो ये 2/5 हो जाएगा। और अगर ये 2/5 है तो ये कितना हो जाएगा, इसके मोल्स ऊपर 3 डिवाइडेड बाई नीचे 2 प्लस 3, तो कितना 5, मतलब ये 3/5 हो जाएगा ना, समझे ना। मोल फ्रैक्शन निकालना तो आता ही, उसके ऊपर मोल्स और नीचे टोटल मोल्स, तो ये मिल गया। अब सारी वैल्यूज हमें पता है, बस इस वैल्यू में डाल दीजिए। पी नॉट ए की जगह पे कितना डाल दोगे, है ना, ये टोटल प्रेशर पी एक ही बार कैलकुलेट कर लो पहले ही, अब बस इसमें डाल दो, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से वाई बी निकालना है, तो वाई बी के लिए क्या करोगे,
पी बी अपॉन पी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन टोटल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे, जो राउल्ट्स ने सिखाया हमें, राउल्ट्स ने क्या सिखाया कि उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली क्या होता है वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब बताते हैं तो उसका पी नॉट भी आ जाता था। और डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर कितना होगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है ना, तो यहां से कैलकुलेट करना है। तो देखो नीचे तो दोनों में पी आ ही रहा है, तो पहले पी को ही कैलकुलेट कर लेते हैं अलग से। तो पी कैसे कैलकुलेट होगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पी नॉट ए कितना दिया है, 100 दिया है हमें, पी नॉट ए 100 है, इंटू एक्स से हमने निकाल लिया 2/5। ये मैं लिख रहा हूं, ये लिखने की जरूरत नहीं, आप यहां से मोल फ्रैक्शन तुरंत निकाल सकते हैं। 2/2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, प्लस पी नॉट बी की वैल्यू कितनी दी है 150, इंटू एक्स भी निकालना है तो मोल्स ऊपर इसके डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 तो कितना आया था 5। तो ये देखो ये 20 का ये कितना हो जाएगा 40, और ये 30 और 90 कितना 90, तो ये टोटल कितना आ गया 130 आ गया इसकी वैल्यू। तो टोटल प्रेशर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 130। अब यहाँ पे बस वैल्यूज को उठा के डाल दीजिए। पी नॉट ए की जगह पे कितना डालना है 100, इंटू एक्स ए की जगह पे कितना डालना है 2/5, डिवाइडेड बाई कितना 130। तो ये 20 जाएगा तो ये 40/130 हो जाएगा, मतलब ये 4/13 हो जाएगा। ठीक ना, और इसका निकालना है तो 1 माइनस कर दोगे ना, इसका कितना आएगा 9/13 आएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के बराबर होता है। आपको चेक करना है तो चेक कर लो, डाल सकते हैं वैल्यू को। 150 डाल दिया, एक्स बी की जगह पे कितना डाल देंगे हम लोग 3/5, डिवाइडेड बाई टोटल ये प्रेशर कितना है 130, तो ये कितना हो गया 90 डिवाइडेड बाई 130, तो ये कितना आ गया 9/13। मैंने बताया ना सम हमेशा 1 के बराबर आना चाहिए, तो ये 4/13, तो ये कितना आ गया 9/13, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के बराबर होता है। तो सिंपल इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, कभी भी मोल फ्रैक्शन किस में पूछे वेपर फेज में, तो ये फॉर्मूला लगा देना है, इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। अब ये हो गया फॉर्मूला अप्रोच कि आप फॉर्मूला से कैसे लगाएंगे। अब इसमें दिक्कत ये है कि बार बार मुझे टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ता है। अब इसका भी देखो मैं शॉर्टकट बताता हूँ, है ना, कि कैसे इसको जल्दी से करो। ठीक है, मतलब ये इस टोटल प्रेशर की तो जरूरत हमसे कैलकुलेट करने के लिए तो क्वेश्चन में कहीं नहीं पूछा है, तो हम क्यों कैलकुलेट करके अपना टाइम खराब कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ कि कैसे करोगे। इवन शॉर्टकट को ध्यान ही रखना, ये एक तरीके का इन्फॉर्मेशन ही है जो ध्यान रखना है। वाई ए अपॉन वाई बी की अगर मैं बारे में पूछूं कि वाई ए अपॉन वाई बी किसके बराबर होगा, अगर आपसे वाई ए अपॉन वाई बी पूछा जाए तो वाई ए अपॉन वाई बी, अभी हमने डिराइव किया था ना फॉर्मूला वाई ए का और वाई बी का। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो लेने के लिए पूछूं तो आप क्या लिखोगे, वाई ए की जगह पे कितना लिखोगे पी नॉट ए एक्स ए डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर पी, ये वाई ए का फॉर्मूला था अपने पास, यहाँ भी लिखा है, देखो ये लिखा था हमने पी नॉट एक्स ए अपॉन पी, और वाई बी का पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी। तो ये वाई ए का फॉर्मूला हो गया, और पी नॉट ए एक्स बी अपॉन पी ये वाई बी का फॉर्मूला हो गया। तो ये पी से तो पी कट जाएगा ना अगर रेशियो के फॉर्म में चलोगे तो, इज इक्वल टू, देखो और क्या कर सकते हो, पी नॉट ए एक्स ए की जगह पे क्या लिखोगे एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और डिवाइडेड बाई इसकी जगह ये बी है ना, ये बी है, नीचे क्या लिखोगे पी नॉट बी इंटू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये लिखोगे ना मोल फ्रैक्शन के लिए। तो यहाँ से एक और चीज देखो, एन ए से एन ए प्लस से एन ए प्लस बी, एन ए प्लस प्लस एन बी कट जाएगा, तो बचा क्या ऊपर बच गया पी नॉट ए एन ए, नीचे क्या बच गया पी नॉट बी एन बी। तो ये भी देखो काफी अच्छा एक रिलेशनशिप है। आपको क्वेश्चन में तो पी नॉट ए दिया था, पी नॉट बी दिया था, एन ए दिया था और एन बी दिया था, और हमसे वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ही पूछा था ना, तो हम लोगों ने टोटल प्रेशर कैलकुलेट किया था, बिना टोटल प्रेशर के हम लोग नहीं निकाल सकते थे। तो अब इसमें क्या होगा, टोटल प्रेशर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फाइनली ये देखो ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, वाई ए अपॉन वाई बी इज इक्वल टू होता है क्या आया निकल के पी नॉट ए एन ए अपॉन पी नॉट बी एन बी, जो कि बहुत हेल्पफुल है, ये बहुत काम आएगा हमें ये रिलेशन, है ना। तो दोनों का रेशियो कितना आ गया पी। अब रेशियो अगर पता है तो अलग अलग तो निकाल ही सकते हो ना कंपोनेंट को, अलग अलग हमसे कोई पूछ ले कि वाई ए बताओ कितना होगा और वाई बी कितना होगा, तो बताओ ना वाई ए इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, वाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी नॉट ए एन ए डिवाइडेड बाई दोनों का सम कर दो, क्या हो जाएगा नीचे पी नॉट ए एन ए प्लस पी नॉट बी एन बी। ठीक है, और अगर हमसे वाई बी पूछा है, 2 नंबर का अगर रेशियो ऐसा है, समझ रहे हो क्या कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा बताओ वाई बी का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा वाई बी, तो पी नॉट बी एन बी इसकी वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल नीचे सम पी नॉट ए एन ए प्लस पी नॉट बी एन बी।
ठीक है, कैसे ये किया मैंने, ये समझा क्या? जैसे मान लो आपको एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला कि N1 और H2 2:3 के रेशियो में है, Na और Nb कर देता हूँ, मान लो Na और Nb 2:3 के रेशियो में है, तो मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा। तो आप क्या करते हैं, 2 डिवाइडेड बाई नीचे दोनों का सम ही करते हैं ना, इसका निकालना है तो 3 डिवाइडेड बाई नीचे क्या करते हैं 2 + 3, वही किया मैंने। वाई और वाई भी पता है, पी नॉट ए एन ए, तो वाई इज इक्वल टू क्या, पी नॉट ए एन ए, नीचे दोनों का सम पी नॉट ए एन ए प्लस पी नॉट बी एन बी। ठीक है ना, समझे क्या? तो ये इस तरीके से, ये देखो अब डायरेक्ट पी नॉट ए पता था, पी नॉट बी पता था, एन ए पता था, एन बी पता था, तो डायरेक्ट यहाँ से हम लोग वाई ए अपॉन वाई बी को कैलकुलेट कर सकते थे। तो आप इससे जाओगे तो देखो एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो हमसे वाई ए पूछा था, तो हम लोग पहले क्या निकाल लेते हैं, वाई ए अपॉन वाई बी निकाल लेते हैं। हम लोग क्या निकाले, वाई ए अपॉन वाई बी निकालते हैं। तो वाई ए अपॉन वाई बी क्या आएगा, वाई ए अपॉन वाई बी आएगा पी नॉट ए एन ए अपॉन पी नॉट बी एन बी। तो 100 इंटू 2 कर दो, 100 इंटू 2, देखो ये 100 है इंटू 2, डिवाइडेड बाई 150 अपॉन 3, 150 इंटू 3, तो ये कितना आ गया 200 डिवाइडेड बाई कितना 450, तो ये कट हो जाएगा। और 20/45, तो 5 से कट करेंगे तो ये 4 आएगा और ये 9 आएगा। तो देखो वाई ए अपॉन वाई बी कितना आया 4/9, तो वाई ए बराबर कितना लिख सकता हूँ मैं, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 अपॉन नीचे दोनों का सम 4 + 9, तो कितना हो जाएगा 4/13। और इसी तरीके से वाई बी निकालना है, तो वाई बी क्या हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई क्या नीचे 4 + 9, तो कितना आ जाएगा 9/13, और जो कि हम लोगों ने कैलकुलेशन से भी निकाला था। तो मैं इससे सजेस्ट करूंगा, ये आप इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला टाइप का, क्योंकि हर क्वेश्चंस को मैं इसी से सॉल्व करता हूँ। वाई अपॉन वाई बी निकाल लेते हैं, पी नॉट एन ए अपॉन पी नॉट बी एन बी। टोटल प्रेशर कैलकुलेट करने की हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती अगर ये हमें पता है तो। और नहीं तो इसमें क्या होता है, पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। तो ये भी एक तरीका है, फॉर्मूले से जाओगे तो। नहीं तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है निकालने का, पी नॉट ए एन ए अपॉन पी नॉट बी एन बी। मैंने बताई आपको कि हमको पी नॉट ए और पी नॉट बी गिवन रहता है, और एक्स ए और एक्स बी मैंने कहा नोन होगा। नोन कैसे, एन ए और एन बी की वैल्यू से। जैसे इस क्वेश्चन में एन ए और एन बी दिया था तो हमें नोन हो गया ना एक्स ए और एक्स बी, तो इससे कर लेना ज़्यादा इजी हो जाता है। तो देखो एक लाइन में ये निकल के आ गया क्वेश्चन, इतना सब पी निकालने की जरूरत, ये निकाल के हमने टाइम बर्बाद किया ना, ये सब करने की जरूरत नहीं है। सीधा ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि दोनों का रेशियो जो आता है वो पी नॉट ए एन ए अपॉन पी नॉट बी एन बी आता है, और वहां से हम लोग वाई ए और वाई बी चाहें तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वेपर फेज का किस तरीके से मोल फ्रैक्शन निकालना है, आई होप कि दिस इज क्लियर टू यू, है ना। और कुछ क्वेश्चंस में आज वेपर फेज का होमवर्क के फॉर्म में मैं आपको डाल दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, है ना, कि कौन कौन से क्वेश्चंस और अटेम्प्ट कर लो वेपर फेज के ऊपर। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग इसका वेपर फेज में ग्राफ को देखते हैं कि वेपर फेज में ग्राफ कैसा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा उसका नेचर नेक्स्ट पार्ट में लेता हूँ। चलो तो अब हम लोग कुछ ग्राफ्स देखते हैं। कुछ ग्राफ्स हमसे पूछ रहे हैं, ग्राफ्स कौन कौन से किस तरीके से हमसे पूछ सकता है। जैसे मान लो अगर सबसे सिंपल पहला ग्राफ जो हमने पढ़ा था, ये वेपर प्रेशर की एक्सिस ले लिया हमने, वेपर प्रेशर मतलब पी की एक्सिस, और यहाँ पे अगर हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ले लिया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिखने का मतलब ये ए जो आएगा ये मोल फ्रैक्शन किस में रहेगा, वेपर, ये किस में कहेंगे मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, ये किस में है लिक्विड फेज में। तो इसका ग्राफ मैंने आपको सिखाया था, है ना, कि इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो हमसे पूछ रहा है, हमसे लिक्विड फेज में ना देके हमसे ग्राफ उसने पूछ लिया। सपोज करो ये वेपर प्रेशर की एक्सिस है, मतलब पी की एक्सिस, और यहाँ पे हमें वाई ए दे दिया। वाई ए देने का मतलब क्या है, यहाँ जब एक्स ए दिया था तो एक्स ए का मतलब मोल फ्रैक्शन इन क्या होता था लिक्विड फेज। अब हमसे वो ग्राफ जानना चाहता है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, बताइए कैसा होगा। ठीक है ना, इसका ग्राफ देखते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है ना। हमसे वेपर प्रेशर अपॉन एक्स ए का ग्राफ पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। अब इसी वेपर प्रेशर का वाई ए के साथ ग्राफ पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो अगर लिक्विड वाला याद है तो वो दिखाता हूं मैं आपको, हम लोगों ने बनाया था ग्राफ ना लिक्विड वाला। देखो ये ग्राफ हमारा आया था वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, जब एक्स ए वाला लिए थे 0 से 1 जा रहा था, तो ऐसा ग्राफ आया था स्ट्रेट लाइन का। तो अगर हमसे ये पूछा है इसमें ग्राफ, तो हमें तो पता ही है प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, प्रेशर पी का फॉर्मूला कौन सा है अपने पास, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से जाना है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये फॉर्मूला था अपने पास।
तो P और XA का ग्राफ बनाना था, P वर्सेज XA। तो हम लोगों ने क्या किया था, XP को भी XA के फॉर्म में रख देना था ना, तो मैंने वो भी सिखाया आपको। XA है तो लास्ट में आ रहा है, तो ये शुरू किससे होगा, B से, तो ये आएगा P नॉट B प्लस ब्रैकेट में क्या आएगा, P नॉट A माइनस P नॉट B XA। आप XP के जगह पे 1 माइनस XA रखोगे ना, तो यही निकल के आएगा। तो हम लोगों ने ये वाला ग्राफ तो प्लॉट किया ही था। हमने क्या लिया था, इसको Y की जगह पे लिया था और इसको X की जगह पे लिया था। तो ये क्या बन गया था, ये कांस्टेंट था C हो गया था, और ये क्या हो गया था M। तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन बन रहा था ना, तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमने बना लिया था। जिसमें कैसे किया था हमने, देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 ली थी और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी हो रही थी 1। तो अगर एक्स को 0 रख दिया तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो p बराबर किसके आता था, p नॉट b के। तो यहाँ पे कहीं p नॉट b बनता था, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, p नॉट b। और जब एक्स की वैल्यू 1 डालते थे यहाँ पे 1, तो पी नॉट बी से पी नॉट बी कट जाता था। तो पी बराबर किसके आता है, पी नॉट ए के। और मैंने बताया था ए को हम लोग मान के जनरली क्या चल रहे हैं अभी, मोर वोलाटाइल, तो पी नॉट ए ऊपर आएगा। तो ये ग्राफ एक तरीके से स्ट्रेट लाइन आ रही थी इस तरीके का, सीधा ग्राफ बनाया था हमने। ये वाला ग्राफ बता रहा हूँ मैं, ये वाला ग्राफ हमने बताया, तो मैंने बताया था कैसे बनाना है। तो ये वाला ग्राफ जब वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में ग्राफ पूछेगा तो कैसा दिखाई देता है, लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन रहता है तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है। अब हमारा सवाल ये है कि वेपर प्रेशर का ग्राफ देखना है YA के साथ, और वो भी किसमें, वेपर फेज में। तो इस P का मुझे YA के साथ देखना पड़ेगा क्या रिलेशन है। तो हम लोगों ने अभी निकाला कि जब वेपर फेज में हम लोग निकालते हैं, तो अभी मैंने समझाया आपको, ये YA और YB, तो XA प्लस XB 1 था, तो यहाँ पे जब वैल्यूज डाला था तो क्या रिलेशन आया था, 1/P इज इक्वल टू YA अपॉन P नॉट ए प्लस YB अपॉन P नॉट B। तो देखो इस फॉर्मूले से जाना पड़ेगा हमें। इसके लिए तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे वेपर फेज के लिए, तो वेपर फेज में प्रेशर अगर निकालना है मोल फ्रैक्शन की हेल्प से, तो क्या फॉर्मूला था, y 1/p इज इक्वल टू YA अपॉन P नॉट ए प्लस YB अपॉन P नॉट B। ये फॉर्मूला था अपने पास। और तो हमें ग्राफ बनाना है किसके किसके बीच में, ये हमें तो किसकी जगह पे दिया है, y की जगह पे, देखो वेपर प्रेशर y की जगह पे, और YA किसकी जगह पे लेना है, x की जगह पे, और YB की जगह पे 1 माइनस, ये YB की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ना, देखो YB को आप चाहो तो 1 माइनस YA लिख सकते हो, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम तो हमेशा 1 होता है ना। तो मैंने बताया था केमिस्ट्री में 2 ही तरीके के ग्राफ होते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन या तो कर्वेचर नेचर का। तो अब यहाँ पे तो दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या, ये रिलेशनशिप लीनियर दिख रहा है क्या, देखो 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू समथिंग है इस तरीके का। तो ये लीनियर रिलेशन तो है नहीं, मतलब ये कैसा आएगा, कर्वेचर नेचर का आएगा। ये ग्राफ कैसा आने वाला है, कर्वेचर, क्योंकि ये 1 अपॉन वाई हो गया, इधर एक्स हो गया। तो 1 अपॉन वाई और एक्स में, यहाँ देखो यहाँ क्या था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सीधा था, लेकिन यहाँ पे ये इनवर्स में जा रहे हैं, 1 अपॉन वाई है, इधर क्या है, x है। तो इनमें कैसा ग्राफ आने वाला है, कर्वेचर नेचर का। तो ग्राफ तो बनेगा ऐसा ही, ऐसे ही दिखाई देगा, लेकिन वो कर्वेचर फॉर्म में आ जाएगा। कैसे बताओ, देखो कैसे क्या करना है। YA की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 0, और यहाँ पे YA की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो YA की जगह पे 0 रख दो, तो YA 0 रखोगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, 0 डालते ये टर्म खत्म हो जाएगा। तो 1/p बराबर किसके आ जाएगा, YB अपॉन P नॉट B। तो YA की वैल्यू अगर 0 है तो YB की वैल्यू तो 1 हो जाएगी ना, YA अगर 0 तो YB कितना हो जाएगा, 1। तो 1 अपॉन, ये टर्म खत्म हो चुका है, तो 1/p इज इक्वल टू 1 अपॉन P नॉट B। तो P बराबर किसके आ जाएगा, P नॉट B के। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे P नॉट B ही आएगा, अभी भी यहाँ पे क्या आएगा, P नॉट B आएगा। और अब यहाँ पे क्या आएगा, तो जैसे ही 1 डालेंगे, YA की जगह पे कितना डालेंगे, 1। तो YA की जगह पे 1 डालोगे तो YB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मतलब अब ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो 1/p इक्वल टू क्या बचेगा, 1 अपॉन P नॉट ए। मतलब P बराबर किसके आएगा, P नॉट ए के। तो और हमने माना ये कि A ज्यादा वोलेटाइल है, तो P नॉट ए कहाँ आएगा, ऊपर। लेकिन क्या अब ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा क्या इनके बीच में, तो Y और X का स्ट्रेट लाइन का रिलेशन नहीं है, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना आके कैसा आता है, कर्वेचर नेचर का आता है, थोड़ा इस तरीके का। तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, कैसा आएगा, कर्वेचर फॉर्म में ग्राफ आ जाएगा। समझे क्या बात को। तो ये ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन था जब मोल फ्रैक्शन किस में लिया था, लिक्विड फेज में। जब मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में लिया जाता है तो ये ग्राफ थोड़ा सा किस नेचर का हो जाता है, कर्वेचर फॉर्म में हो जाता है। तो आई होप दिस ग्राफ इज क्लियर टू यू, है ना, किस तरीके से किया हमने, कर्वेचर फॉर्म में उस ग्राफ को कर दिया, है ना। ये पहले स्ट्रेट लाइन था, अब किस में हो गया, कर्वेचर फॉर्म में। और एक और ग्राफ मान लो हमसे ये पूछ लिया, अगर हमसे नेक्स्ट ग्राफ अगर मान लो इस तरीके का पूछ लिया कि 1/p दे दिया, यहाँ पे कौन सी एक्सिस दे दी उसने, 1/p, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन YA दिया है, मतलब मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ही दिया है हमें।
तो अब इसमें पूछ लिया कि ग्राफ कैसा बनेगा 1/p वर्सेज वाई ए। तो अब जाओगे तो इसी फॉर्मूले से, कौन से फॉर्मूले से, y/p इज इक्वल टू क्या, वाई ए अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन जो ऊपर लिखा था हमने वही फॉर्मूला पी नॉट बी, इसी फॉर्मूले से जाएंगे। अब इसमें 1/p को पूरा y मान लिया, अब उसने पूरे 1/p को क्या मान लिया y, और ये वाई ए को किसकी जगह पे ले लिया x। तो अब देखो y बराबर mx प्लस सी टाइप का इक्वेशन हो गया ना, ये y इज इक्वल टू mx टाइप का हो गया ना। तो 1/p जब लिया तो अब देखो पूरे को माना है उसने, अब ये इनवर्स रिलेशन नहीं, अब ये क्या हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। x की जितनी वैल्यू बढ़ेगी y की भी उतनी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे उल्टा रिलेशन था, x बढ़ेगा तो y उतना ही छोटा होगा, तो इनवर्स था तो कर्वेचर आता है। और जब 1/p और x में अगर ग्राफ की बात करेगा तो x आप बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू उतनी ही बढ़ने वाली है, क्योंकि अब ये दोनों देखो डायरेक्ट दिख रहे हैं रिलेशनशिप में, है ना, y x के प्रोपोर्शनल दिख रहा है। तो 1/p वर्सेज वाई ए में अगर ग्राफ हमसे पूछ लिया तो कैसे बनाएंगे, फिर से वही कुछ नहीं, वाई ए का वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक जाने वाली है 1 तक, तो वाई ए को 0 अगर डाल दिया जाए तो ये टर्म खत्म हो जाएगा। तो 1/p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई बी की तो वैल्यू 1 हो जाएगी ना, जब वाई ए की वैल्यू 0 होगी तो उस समय वाई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि एक चीज एब्सेंट है तो दूसरे का 1 होगा। तो ये 1/p इज इक्वल टू 1 अपॉन पी नॉट भी आएगा, मतलब y 1/p तो हमने पूरा लिया है ना, तो y की जगह पे कितना आ गया 1 अपॉन पी नॉट भी। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, देखो क्या कह रहा हूँ मैं, अगर y की जगह पे आपने 0 डाल दिया, y की जगह पे 0 डालोगे तो y 0 होते ही वाई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो वाई बी 1 हो जाएगा। तो मुझे बताओ 1/p ये वाला टर्म खत्म, तो किसके बराबर हो जाएगा 1 अपॉन पी नॉट बी के बराबर होगा ना, ठीक है। और 1/p को ही तो हमने पूरा y माना है ना, क्या माना है, पूरा y माना है। और इसी तरीके से जब y a की वैल्यू देखो 1 करोगे तो y a 1 करोगे तो y b क्या हो जाएगा 0, तो ये टर्म खत्म। तो ये 1/p जो 1/p है ये किसके बराबर दिखाई देगा 1 अपॉन पी नॉट ए के, और हमने तो पूरा इसको y माना है ना, समझे क्या बात को। तो अब इस ग्राफ में हमसे पूछे कि किस तरीके का ग्राफ बनेगा, तो किस तरीके से आप दिखाओगे। यहाँ पे देखो कैसा हो रहा था, यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे ग्राफ कर्वेचर नेचर का आया था और पी नॉट भी यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे इंटरसेप्ट कितना आ रहा था पी नॉट ए, लेकिन इस ग्राफ में आप देखो कितना आ रहा है 1/p मतलब y की जगह पे 1 अपॉन पी नॉट बी और यहाँ पे 1 अपॉन पी नॉट ए। तो अगर मैंने बताया ही अभी कि ए नॉट इज ग्रेटर देन पी नॉट बी, ध्यान रखना ये ग्राफ कैसे थोड़ा सा चेंज होगा, पी नॉट ए की वैल्यू हम लोग पी नॉट बी से बड़ी मान के चल रहे हैं, तो अगर रेसिप्रोकल में आओगे तो पी नॉट ए तो 1 अपॉन पी नॉट बी की वैल्यू तो बड़ी हो जाएगी और 1 अपॉन पी नॉट क्या हो जाएगा छोटा, ये समझे बात को। पी नॉट ए हम लोग ए ज्यादा वोलेटाइल मान रहे हैं ना बी से, तभी तो ए को ऊपर रख रहे थे, लेकिन जब रेसिप्रोकल वैल्यू में आओगे ना तो रेसिप्रोकल वैल्यू क्या हो जाएगी उल्टा हो जाएगी। जैसे मान लो ये 10 है और ये 5 है, तो 1/10 और 1/5 में 1/5 बड़ा हो जाएगा ना, तो रेसिप्रोकल वैल्यू इसका मतलब अब 1 अपॉन पी नॉट बी ऊपर आएगा, देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 अपॉन 1/p किसके बराबर आया 1 अपॉन पी नॉट बी आएगा यहाँ पे, और दूसरी वैल्यू वाई ए की वैल्यू जब हमने 1 ली है तो 1 लेने पे उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 अपॉन पी नॉट ए, तो वो कहीं नीचे आएगा। आप ध्यान रखना क्या कर रहा हूं मैं, पी नॉट बी और पी नॉट ए ऐसा था, लेकिन जब आप इसको करेंगे बहुत लोग गलत कर देते हैं ना, फिर से वो नीचे से ऊपर स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, पर उल्टा होना हो जाएगा क्योंकि आपने रेसिप्रोकल किया है, तो 1 अपॉन पी नॉट बी ऊपर जाएगा और 1 अपॉन पी नॉट ए कहाँ आएगा नीचे। और ये ग्राफ का नेचर तो y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप का है, तो किस तरीके का दिखाई देगा, इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे तो ये ग्राफ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन से जुड़ती हुई हमें दिखाई देगी, समझे क्या बात को। तो ये इस तरीके से इनके बीच में ग्राफ बन जाएगा हमारा, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो एक क्वेश्चन और ग्राफ का हम लोग करते हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में लेता हूँ, काफी अच्छा प्रॉब्लम है एडवांस लेवल का, वो पूछा हुआ भी प्रॉब्लम है, तो चलो देखो, तो ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ग्राफ का है, काफी अच्छा प्रॉब्लम है। देखो इसमें क्या दे रहा है, कंसीडर टू लिक्विड कैपिटल एंड कैपिटल वी हैविंग प्योर वेपर प्रेशर पी नॉट एंड पी नॉट बी, वही इन्फॉर्मेशन है, दो लिक्विड ए और बी हैं, उनके वेपर प्रेशर पी नॉट ए और दूसरे का पी नॉट बी है, फॉर्मिंग एन आइडियल सॉल्यूशन। मैंने बताया था आइडियल सॉल्यूशन मतलब क्या है कि इनके अंदर कोई भी चेंज होने वाला नहीं है, मतलब 50 ml में 50 ml ऐड करेंगे तो 100 होने वाला है। ये हम लोग पढ़ेंगे कल के लेक्चर, कल की क्लास में आएगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, उसमें फिर से पढ़ाऊंगा मैं क्या होता है। द प्लॉट ऑफ 1/xa वर्सेज 1/ya, 1/xa का प्लॉट किसके साथ लेना है 1/ya के साथ, वेयर xa एंड ya आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन लिक्विड एंड वेपर फेज रिस्पेक्टिवली। तो जो xa है वो बता रहा है मोल फ्रैक्शन लिक्विड ए का लिक्विड में है, और ya क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन
ए इन वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, जो मैंने बताया सिंबॉलिक मीनिंग वही है। एक्स से मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, वाई ए का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इज लीनियर। वो बता रहा है प्लॉट ऑफ 1/x ए वर्सेज 1/y का जो प्लॉट है वो कैसा है, लीनियर है, विथ स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट रिस्पेक्टिवली। तो हमसे पूछा है स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी, ये 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन तो लिखा काफी वो डरावना है, लेकिन इसमें कुछ करना नहीं है। बेसिकली हमें बता रहा है कि जो हमने अभी एक्स से सीखा और वाई ए सीखा, तो उसने हमें एक्स और वाई ए के साथ क्या बता दिया, हमें क्वेश्चन में दे दिया 1/x वर्सेज 1/y ए का जो ग्राफ है ये लीनियर ग्राफ है। उसने ये क्वेश्चन में बता दिया हमें कि 1/x वर्सेज 1/y ए का ग्राफ कैसा है, लीनियर है। तो हमसे पूछा है कि अगर ये लीनियर ग्राफ है तो इसमें लीनियर ग्राफ में दो चीजें होती हैं, इंटरसेप्ट भी होता है और स्लोप भी होता है। तो हमसे पूछा इंटरसेप्ट कितना होगा इसका और इस ग्राफ का स्लोप बताइए कितना होगा। अगर ये लीनियर ग्राफ है तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी। तो ये देखो काफी अच्छा प्रॉब्लम है ना, ये काफी दिमाग लगाने वाला सवाल है, खूब अच्छे तरीके से पूछा उसने। 1/x वर्सेज 1/y ए, 1/x वर्सेज 1/y ए। तो हमें एक ऐसा रिलेशन ढूंढना है जिसमें x से भी आ रहा हो और y ए भी आ रहा हो, तभी तो इन दोनों का ग्राफ बना सकेंगे ना, 1/x वर्सेज 1/y ए। तो अब अगर मैं फॉर्मूले पे आऊं तो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, ये फॉर्मूला था y ए इज इक्वल टू पी नॉट एक्स अपॉन पी। इसमें देखो y ए भी आ रहा है x से भी आ रहा है, तो इस फॉर्मूले को अगर हम लोग लेकर चलें, कौन सा फॉर्मूला हमने देखा था, इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं कैसे करना है। हमने पढ़ा अभी वाई ए इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का मतलब क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे वाई ए भी आ गया और एक्स ए भी आ गया। तो जनरली क्या करेंगे सब लोग, वही बता रहा हूँ। जनरली हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को तो 1/x अपॉन, तो एक्स ए को इधर भेज देते हैं। तो अगर आप एक्स ए को इधर भेज दो तो 1/x ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू वाई ए डिवाइडेड बाई पी। इस तरीके से एक्स ए को अगर इधर भेज दोगे, नहीं ये एक्स ए भेजोगे तो वाई ए यहाँ नहीं, वाई ए यहाँ पे आएगा ना। तो एक्स ए को इधर भेज दिया हमने, वाई ए को इधर, तो क्या हो जाएगा 1/x ए इज इक्वल टू पी नॉट ए बाई पी इंटू 1/y ए। तो अगर जनरली कोई देखेगा ना तो ये दिखाई देगा उसको y एक्सिस की जगह पे लेना है और 1/y ए को किसकी एक्सिस पे लेना है, x एक्सिस पे। तो उससे यहां से दिखाई देगा y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब उसको y इज इक्वल टू mx टाइप का दिखाई देगा। तो इंटरसेप्ट कह देगा 0 है और स्लोप कितना कह देगा, p नॉट ए बाई पी। स्लोप कितना बोल देगा, p नॉट ए बाई पी। जबकि ये पूरा गलत है ना, ये सही नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है ये, हमने गलत क्यों कहा इसे, ये गलत क्यों, आखिर सही तो हो रहा है लॉजिकली। अगर 1/x वर्सेज 1/y ए का ग्राफ बनाना है तो ये y एक्सिस हो गया और 1/y ए x एक्सिस हो गया, तो ये हमारा स्लोप बन गया। और इंटरसेप्ट चूंकि नहीं दिख रहा तो इंटरसेप्ट कितना, 0। लेकिन मैं इसे गलत क्यों कह रहा हूं, गलत इसलिए है ना, इस चीज को समझो जरा। गलत इसलिए क्योंकि ये जो प्रेशर P है, क्या इस प्रेशर P के अंदर x से आता है कि नहीं आता है। अगर इस P को मैं लिखूं यहाँ पे तो P इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। तो क्या इसके अंदर x से आया है कि नहीं आया, और x से तो वेरिएबल है, इसका मतलब 1/x से अगर वेरिएबल है तो x से तो वेरिएबल है, तो x से वेरिएबल है तो क्या आप इस p को फिक्स कह सकते हैं क्या, ये फिक्स तो नहीं है ना, ये भी कैसा हो गया, वेरिएबल हो गया। तो 2 वेरिएबल पहले ही थे और एक वेरिएबल आपने एक्स्ट्रा ले लिया, तो इसीलिए ये अगर किसी के दिमाग में आ रहा है तो ये क्या है, गलत है। ऐसे इस ग्राफ को प्लॉट नहीं करना है। तो देखो कैसे करोगे, जाना तो इसी फॉर्मूले से है, क्योंकि हमें तो वाई ए और एक्स ए में ही रिलेशन से चेक करना है, जाना इसी फॉर्मूले से है। लेकिन बात यह है कि इस पी को अब हमें किसके फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहिए, एक्स ए के फॉर्म में, क्योंकि इस पी में एक्स ए तो आता है ना। या तो पी को वाई ए के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लो या एक्स ए के फॉर्म में, एक्स ए वाला करना ज्यादा इजी रहता है ना। तो देखो जो अपने पास फॉर्मूला है, वाई ए इज इक्वल टू क्या है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर पी। तो अब जा मैं इसी फॉर्मूले से रहा हूं, देखो इसी फॉर्मूले से करूंगा सॉल्व। वाई ए इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, पी नॉट ए इंटू एक्स ए डिवाइडेड बाई इस पी की वैल्यू क्या आती है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। और जब एक्स बी की जगह पे एक्स बी तो आना नहीं है, तो एक्स बी को क्या हम लोग 1 माइनस एक्स से लिख लेते हैं ना, यहाँ पे 1 माइनस एक्स से। तो इसको और सिंप्लीफाई जब हम लोग करते हैं तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और मैंने बताया था टोटल प्रेशर को एक्स ए के फॉर्म में रखोगे तो देखो यहाँ से पी नॉट बी माइनस पी नॉट एक्स ए हो जाएगा,
तो एक्स से उसमें कॉमन आ जाएगा, तो ये जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो बताया था मैंने, पहले बी आ जाएगा, फिर क्या आएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए के फॉर्म में लिख सकते थे ना इस पी को टोटल, तो पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए। तो अब देखो वाई ए इज इक्वल टू ये आया हमारे पास। अब देखो जो हमें वेरिएबल, अब पी नॉट ए बदलेगा क्या, नहीं, पी नॉट बी भी फिक्स है, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी फिक्स है, तो वेरिएबल केवल क्या दिखाई दे रहा है, वाई ए और एक्स ए। तो अब हमें तो ग्राफ किसके बीच में चाहिए, 1/x ए वर्सेज 1/y ए। तो अब इनको मैं उस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कैसे जाएगा, x ए को इधर लाके डिवाइड कर देते हैं ना, x ए को इस साइड लेकर आ जाओ, या इस वाई ए को उस साइड लेकर जाओ, दोनों तरफ का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो रेसिप्रोकल जैसे ही ले लेंगे तो वाई ए का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/y ए हो जाएगा, और ये वाला टर्म कहाँ चला जाएगा, ऊपर, पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी, नहीं, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारे लिए, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक है ना, ये कर दिया। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेता हूं, है ना, ये काफी अच्छा एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है, आपका एडवांस लेवल में दिया भी है क्वेश्चन, तो ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है ये। इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो देखो इसको मैंने दोनों पार्ट में तोड़ दिया, इसको इधर डाल दिया, प्लस करके इसमें भी तोड़ दिया। अब क्या होगा यहाँ से, हमें जो चाहिए था उस तरीके का सिचुएशन बन गया हमारे पास। देखो एक्स से एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/y ए, ये क्या आ रहा है, 1/y ए इज इक्वल टू 1/y ए इज इक्वल टू क्या आ गया, क्या इसको पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए इंटू 1/x से लिख दूं, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में, क्योंकि हमको तो ग्राफ इसी के बीच चाहिए ना, 1/x वर्सेज 1/y ए। तो ये हो गया प्लस, इधर क्या आ रहा है, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए। लेकिन हमें जो ग्राफ उसने पूछा है, हमें तो किस में पूछा है उसने, हमें 1/x वर्सेज 1/y ए पूछा है, तो 1/x से मुझे निकालना पड़ेगा। हमको 1/y ए वर्सेज 1/x नहीं पूछा है, 1/x वर्सेज 1/y ए, मतलब 1/x को आप y एक्सिस पे लेंगे और 1/y ए को कहाँ पे लेंगे, x एक्सिस पे। तो इसलिए मैं कह रहा था अच्छा प्रॉब्लम है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट देखो, एक ऑप्शन जरूर ऐसा डाला होगा उसने, चेक करते हैं जरा। देखो इसमें ऑप्शन डाला होगा इसने, पक्का है, ये ऑप्शन भी डाला होगा उसने। देखो जरा ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग, देखिए ऑप्शन चेक करो, कितना आया अपने पास, कितना आया अपना निकल के, पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए। तो देखो पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए, इन चारों में से एक यहाँ पे है, और दूसरा क्या रहा है, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए, है ना। तो एक ऑप्शन सेट किया उसने, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये हमारा सही अभी नहीं आया आंसर। हमें तो क्या निकालना है, 1/x वर्सेज 1/y ए। तो अभी 1/x लाने के लिए क्या किया जाए, इसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी से मल्टीप्लाई कर दो, इस साइड भी मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो इधर जैसे मल्टीप्लाई करोगे कट जाएगा ना, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, किसके अंदर, पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए इंटू 1/x में, प्लस में क्या है, इधर भी इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए, और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया किससे हमने, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब देखो क्या होने वाला है फिर, तो ये पी नॉट ए से पी नॉट ए, पी नॉट बी से पी नॉट ए, हमें यही तो बनाना था, 1/x से ही बनाना था, ठीक है ना। और यहाँ से पी नॉट ए से पी नॉट ए भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम लोग देखो, अब मिलने लगा हमें रिलेशनशिप, अब दिखने लगा, यहाँ से मैं इधर दिखा रहा हूँ, है ना, कि ये रिलेशनशिप मिलने लगा। देखो कैसे, इधर क्या बचा, केवल 1/x से बचा, क्या 1/x से प्लस बचा है ना। तो इसको क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/x से इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू। तो 1/x से इज इक्वल टू क्या आएगा, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी इंटू 1/y ए, ठीक है। और ये वैल्यू इधर जाके माइनस करेंगे, माइनस में क्या आएगा, देखो ये कट गया ना, तो क्या माइनस में बचा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी डिवाइडेड बाई पी नॉट बी, ये बचा है अपने पास। तो अब देखो, अब जो ग्राफ चाहिए था हमें, और इससे भी और चाहो ना तो और थोड़ा सा और इसे और अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको भी एक्सचेंज कर दो तो ये प्लस हो जाएगा। तो देखो ये भी लिख सकते हैं इसे, 1/x इज इक्वल टू पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी 1/y ए,
ठीक है। और ये माइनस वाले से अगर प्लस कर दिया इसे, मान लो हमने प्लस, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी। तो अब हम लोग कंपेयर करने चले तो ये देखो, ये किसकी जगह पे लेना था, वाई की जगह पे, ये किसकी जगह पे लेना था, 1/x वर्सेज 1/y का ग्राफ चाहिए ना, तो ये हमारा y की जगह पे लेना था और ये किसकी जगह पे लेना था, x की जगह पे। तो ये देखिए ये पूरा हो गया y की जगह पे और ये वाली वैल्यू किसकी जगह पे आ गई, x की जगह पे। तो ये देखो ये क्या बन गया, m बन जाएगा और ये पूरी वैल्यू क्या बन गई, c। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था इंटरसेप्ट और स्लोप बताइए, तो m की वैल्यू आपको इंटरसेप्ट कितनी दिख रही है, स्लोप की वैल्यू कितनी हो गई, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी। और इंटरसेप्ट की वैल्यू अगर पूछा तो ये भी हो सकता है इंटरसेप्ट, ये भी हो सकता है। अब ऑप्शन से जाते हैं हम लोग, ऑप्शन में उसने पॉजिटिव वाला इंटरसेप्ट दिया है कि नेगेटिव वाला दिया है। तो देखो अगर हम लोग उसकी बात करो तो पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी हम लोग चेक करते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड में पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी है, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी है। और स्लोप की बात करो तो वो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी अपॉन पी नॉट बी भी हो सकता है और वो पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी भी हो सकता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी अपॉन पी नॉट बी है और पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी भी है, ठीक है ना। तो अपने लिए आंसर्स क्या आ गए यहाँ पे, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी। तो ये हमारे लिए इंटरसेप्ट बन गया, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी। और इंटरसेप्ट ये भी बन सकता है, ये माइनस के साथ हो जाएगा, तो निगेटिव इंटरसेप्ट पूछेगा तो नेगेटिव इंटरसेप्ट के लिए ये आएगा और पॉजिटिव इंटरसेप्ट के लिए पूछेगा तो हमारे लिए ये आंसर हो जाएगा। समझे क्या बात को। तो ये काफी अच्छा प्रॉब्लम है ना, बड़ा सा भी है न्यूमेरिकल ये। तो देखो इसको बताने में मुझे 10 मिनट लगा है, आप समझ गए होंगे तो काफी अच्छा लगेगा ये सवाल अगर करना चाहे तो। नहीं तो अगर समझ में तो आ ही गया होगा, है ना। थोड़ा डिफिकल्टी है इसमें, बस यही है कि सिंप्लीफाई करते हुए जाओगे तो आंसर पे फाइनली हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग डील कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही करता हूं मैं। कल हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला पार्ट देखेंगे कि कैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, और कल मैं एक और चीज आपको बताऊंगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी बताऊंगा और कल मैं एक चीज और बताता हूं आपको। जैसे ये हमने देखा मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज कैसा आ रहा था, एक कर्वेचर नेचर का आ रहा था, इस तरीके का कर्वेचर बन रहा है इसमें, और ये वाला ग्राफ कैसा आता था, स्ट्रेट लाइन आता था ना। तो कल हम लोग इन दोनों ग्राफ को एक साथ मर्ज करेंगे, अगर कि लिक्विड फेज और वेपर फेज को एक साथ अगर लेकर बनाया जाए तो लिक्विड फेज और वेपर फेज को अगर एक साथ बनाओगे तो देखो ना कैसा बन जाएगा, बताओ। लिक्विड फेज वाला सीधा आएगा, वेपर फेज वाला कैसा आएगा, कर्व नेचर का। तो इनके बीच में ही लिक्विड वेपर का जोन होता है, ऊपर पूरा लिक्विड होता है, नीचे क्या होता है, वेपर। तो कल मैं इस ग्राफ को समझाऊंगा कि अगर दोनों को एक साथ ले लिया जाए, मतलब हमें मोल फ्रैक्शन पता ही ना हो, एक्स से है कि वाई है, तो ये दोनों ग्राफ एक साथ आ जाते हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए इस तरीके से। और कल मैं उसे समझाऊंगा कि हमने बबल पॉइंट, ड्यू पॉइंट, उन सब का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, तो सब इसमें फिर से आ जाएगा कि बबल पॉइंट क्या है, ड्यू पॉइंट क्या है, किस तरीके से ग्राफ में उसको शो करते हैं। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करता हूं मैं, है ना। इनको प्रैक्टिस करिए, देखो नोट्स को अच्छे से बनाओ प्रॉपरली, और कल हम लोग वो करेंगे कंपेयर, और फिर हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का भी कॉन्सेप्ट देखेंगे, है ना। ये ग्राफ को दिमाग में रखिए, इन दोनों ग्राफ को मैं एक साथ कल बना के एक साथ बताऊंगा किस तरीके से होता है, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, थैंक यू।